नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी क्यूआर में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संसदीय प्रणाली, जिसे हम पार्लियामेंट्री सिस्टम भी कहते हैं। दोस्तों, पिछले लेक्चर में मैंने आपसे डेमोक्रेसी के बारे में चर्चा की थी और मैंने आपको बताया था कि डेमोक्रेसी के 2 टाइप होते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और सेकंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। सबसे पहले मैंने आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी के जितने भी फीचर्स हैं उन्हें एक एक करके समझाया था और मैंने आपको ये भी बताया था कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के भी 2 टाइप होते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो दोस्तों, आज मैं आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम को समझाऊंगा और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्रेसिडेंशियल सिस्टम को समझाऊंगा। तो दोस्तों, चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हम देखेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम के फीचर्स। तो पहला पॉइंट है दोस्तों हमारा, शक्ति पृथक्करण के लचीले सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको ये समझना होगा शक्ति पृथक्करण क्या है, यानी कि जो पावर का सेपरेशन है इसे समझेंगे सबसे पहले। तो दोस्तों, पावर के सेपरेशन के लिए मैं आपको अलग से एक लेक्चर अपलोड करूंगा जिसमें मैं इसके बारे में विस्तृत चर्चा करूंगा और ये बताऊंगा कि भारत, अमेरिका, ब्रिटेन में इसकी क्या क्या स्थिति है और इसकी हम समीक्षा करेंगे। तो मैं आपको स्पेशल से अलग लेक्चर में इसको समझा दूंगा। लेकिन दोस्तों, अभी जितनी इसकी आवश्यकता है उतना हम समझ लेते हैं। दोस्तों, शक्ति पृथक्करण का अर्थ है सरकार के जो 3 अंग हैं, लेजिस्लेटिव यानी विधायिका, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका और जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका के बीच में शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है। यानी कि जो तीनों सरकार के अंग हैं उनके बीच में शक्तियों का बंटवारा और उनके क्षेत्राधिकार का बंटवारा किस प्रकार है। तो संसदीय शासन प्रणाली में दोस्तों लचीले सिद्धांत पर आधारित है। लचीले सिद्धांत का तात्पर्य है कि विधायिका कार्यपालिका के बीच में जो क्षेत्राधिकार या शक्तियों का बंटवारा किया गया है बहुत कठोरतम रूप से नहीं किया गया है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जो राजनीतिक कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद के जो सभी सदस्य होते हैं वो विधायिका के ही सदस्य होते हैं। तो दोस्तों, लचीले सिद्धांत पर आधारित है यानी कठोरतम पर नहीं है, तो फिर क्या स्थिति है दोस्तों? स्थिति है कि शक्तियों के समन्वय के सिद्धांत पर आधारित है। शक्तियों के समन्वय। अब दोस्तों, हमको ये समझना होगा समन्वय क्या होता है। समन्वय का अर्थ होता है दोस्तों सहयोग प्लस तालमेल से कार्य करना, यानी कि शक्तियों का प्रयोग एक दूसरे के यानी विधायिका, कार्यपालिका एक दूसरे का सहयोग करें और तालमेल के साथ में उनका प्रयोग करें। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों दोहरी कार्यपालिका। दोस्तों, 2 तरह की कार्यपालिका होती है, नाम मात्र की कार्यपालिका जिसे हम, और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है उसे हम राष्ट्राध्यक्ष बोलते हैं और वास्तविक कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है उसे हम सरकार का अध्यक्ष बोलते हैं। तो नाम मात्र की कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? मोस्टली राष्ट्रपति होता है और वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अब इसमें हम एग्जाम्पल देके समझ लेते हैं कि भारत में कौन है। इंडिया की अगर दोस्तों बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया में राष्ट्राध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, जो वर्तमान में रामनाथ कोविंद जी हैं, और वास्तविक कार्यपालिका के जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री जी, इस समय वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। यूके की बात की जाए दोस्तों, तो यूके में राष्ट्राध्यक्ष कौन होगा? जो वहाँ का ताज यानी रानी से संबंधित है, और वहाँ के जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होगी? जो वहाँ के प्रधानमंत्री। तो दोस्तों, चलो हम आगे बढ़ते हैं। आपको ये समझ में, अगला पॉइंट हमारा राष्ट्राध्यक्ष एवं सरकार के मध्य अंतर। ये आपको समझ में आ गया होगा कि राष्ट्राध्यक्ष अलग होता है, राष्ट्रपति या ताज हो सकता है। ब्रिटेन में ताज है और भारत में राष्ट्रपति है, और सरकार का अध्यक्ष दोनों अलग होता है। यानी कि जितने भी कार्य होंगे वो राष्ट्राध्यक्ष के नाम से होंगे, लेकिन करेगा कौन? सरकार का अध्यक्ष। अगला पॉइंट है दोस्तों मंत्रियों का दोहरा उत्तरदायित्व। दोहरा उत्तरदायित्व से तात्पर्य दोस्तों व्यक्तिगत रूप से वो किसके प्रति उत्तरदायी है और सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। तो दोस्तों, जो मंत्री होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्राध्यक्ष यानी कि भारत में राष्ट्रपति और यूके में ताज के प्रति उत्तरदायी है, और सामूहिक रूप से निम्न सदन के प्रति यानी लोअर हाउस के प्रति। भारत में लोअर हाउस कौन है? लोकसभा, और यूके में कौन है? हाउस ऑफ कॉमन। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं।
मंत्रियों के लिए योग्यता, अगला पॉइंट है मंत्रियों के लिए योग्यता। दोस्तों मंत्रियों के लिए योग्यता ये रखी गई है कि विधायिका का सदस्य होना चाहिए। अगला पॉइंट है दोस्तों सरकार का कार्यकाल। तो दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली में सरकार का जो कार्यकाल होता है वो होता है अनिश्चित, और सरकार कैसी होती है, अस्थिर। तो दोस्तों जितने भी मैंने पॉइंट थे वो आपको समझा दिए कि ये संसदीय शासन प्रणाली के फीचर्स हैं। अब दोस्तों हम समझेंगे जो संसदीय शासन प्रणाली है उसके गुण समझेंगे और उसके दोष समझेंगे। चलिए देखते हैं। दोस्तों इसमें आपको एक पॉइंट आपको मैंने ऊपर समझाया था कि दोहरा उत्तरदायित्व, यानी ये किस प्रकार की प्रणाली होगी दोस्तों, अधिक उत्तरदायी प्रणाली। इसमें सरकार का व्यापक प्रतिनिधित्व होगा, नॉर्मल सी बात है, और सरकार में टकराव की संभावना नहीं होती है। सरकार में टकराव से तात्पर्य दोस्तों सरकार के जो तीनों अंग हैं, कार्यपालिका और विधायिका और न्यायपालिका, तो इनमें टकराव की स्थिति क्यों नहीं होगी, क्योंकि शक्ति पृथक्करण के लचीले सिद्धांत पर आधारित है। लचीले सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों, तो क्या होगा इन दोनों के बीच में समन्वय और समन्वय जिसे तालमेल बोलते हैं, समन्वय प्लस तालमेल। अब इसके कुछ दोष भी हैं दोस्तों, उन्हें भी देख लेते हैं। क्या क्या दोष हैं वो देखें हम। अस्थिर सरकार होगी, यानी कि अगर सरकार बहुमत खो देती है अपना तो सरकार गिर जाएगी, यानी सरकार को हमेशा भय रहेगा गिरने का, तो अस्थिर सरकार है। अब जब सरकार अस्थिर है तो निर्णय लेने की जो अवसर है वो कैसे होंगे, सीमित, यानी सरकार प्रभावी निर्णय नहीं ले सकती है। इस प्रणाली का सबसे बड़ा दोष है दल बदल का दोष। और अगला पॉइंट है दोस्तों राजनीतिक दोष। तो दोस्तों मैं आपको संसदीय शासन प्रणाली को अच्छे से समझा चुका हूं, और अगले लेक्चर में हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम को देखेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद, जय श्री कृष्ण। Mm-hmm.